आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की, ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि संवहन। आइए समझते हैं संवहन क्या है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक बर्तन है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक जल भरा हुआ है। हम जानते हैं कि जल की कई परतें होती हैं। इस बर्तन में रखे पानी को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी की निचली परत गर्म होती है। कोई भी वस्तु, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जब हम उसे गर्म करते हैं अर्थात उसको ऊष्मा देते हैं तो उसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने के कारण उसका भार कम हो जाता है। यानी गर्म पानी, यहां पानी है तो पानी की बात करें, गर्म पानी का भार हल्का होगा डेंसिटी कम होने के कारण, और ठंडे पानी का भार अधिक होगा। हम जानते हैं कि किसी भी बर्तन में अगर गर्म पानी और ठंडा पानी रखें तो ठंडे पानी का घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे जाता है और गर्म पानी का घनत्व कम होने के कारण वो ऊपर आता है। ये कहानी हमें यहां देखने को मिलती है। इस बर्तन में भरे पानी को जब हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले पानी का ये निचला परत गर्म होगा, ये निचला परत। तो सबसे पहले जब ये गर्म होगा तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। अब घनत्व कम होने के कारण ये अपना जगह छोड़ देता है। ये अपना जगह, ये स्थान छोड़ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यानी गर्म पानी ऊपर आ गया। अब ये जो नीचे रिक्त स्थान है, जब ये अपना जगह छोड़ा तो यहाँ खाली जगह होगा ना, इस खाली जगह पे इसके ऊपर की परत की जो जल है वो आ जाएगी, अब फिर ये गर्म होगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये अपना जगह छोड़कर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इस बर्तन में भरे पानी के सभी परत यानी टोटल पानी गर्म नहीं हो जाता। इस प्रकार यहां हम देख रहे हैं कि जल का अणु जब गर्म होता है तो अपना स्थान छोड़ के ऊपर आ जा रहा है, यानी ऊष्मा यहां से यहां पहुंच रहा है। जब ऊष्मा का संचरण इस प्रकार होता है तो इस प्रकार ऊष्मा संचरण को हम लोग कहते हैं संवहन, कन्वेंशन। कन्वेंशन में होता क्या है, ऊष्मा लेके कण, पार्टिकल अपना जगह छोड़ देता है। यानी ये पार्टिकल ऊष्मा लेके यहां आ जा रहा है, इस रिक्त स्थान पे दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे उसका स्थान लेता रहेगा। इस प्रकार इस बर्तन का पानी गर्म होता है। ये विधि, ऊष्मा संचरण की यह विधि संवहन कहलाती है, कन्वेंशन कहलाती है। कुछ प्राकृतिक कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है, कुछ प्राकृतिक संवहन हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक संवहन, प्राकृतिक संवहन के कुछ उदाहरण है। जैसे ले लेते हैं एक, ये बड़ा सा जलाशय है, ये बड़ा सा जलाशय है, या इससे भी प्यारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका स्थल है और ये आपका पानी है। यानी समुद्र ले लेते हैं, कोई बड़ा जलाशय ले लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो सूर्य का प्रकाश दोनों पे आपतित हो रहा है दिन में। तो दिन में जल्दी कौन गर्म होगा? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पानी
की विशिष्ट ऊष्माधारता बहुत अधिक होती है। अर्थात ये पानी, समुद्र का पानी देर से गर्म होगा, यानी स्थल जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि दिन के समय, दिन में स्थल जल्दी गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा, ये देर से गर्म होगा। यानी ये जमीन गर्म है, इसकी अपेक्षा ये कम गर्म है, ठंडा मान लेते हैं। यानी इस जमीन के ऊपर का जो हवा है, ये हवा जमीन गर्म होगी, तो जमीन जब गर्म होगी तो यहां से रेडिएशन, विकिरण निकलेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जमीन की हवा जल्दी गर्म हो जाएगी। जिस स्थल के संपर्क में गैसों का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो गर्म होगा, तो गर्म होके ऊपर जाएगा। यानी यहां का हवा अपना जगह छोड़ के कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहां जगह खाली होगा, उस खाली जो स्थान है उस पर उसका जगह लेने के लिए समुद्र की ओर से, समुद्र पानी के संपर्क में जो हवा है वो इधर प्रवाहित होता है। ऐसा कब होता है? दिन में होता है। यानी दिन में आप देखेंगे तो हवा, जो पवन है, हवा का रुख समुद्र से स्थल की ओर होता है। ये प्राकृतिक संवहन का बड़ा प्यारा उदाहरण है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हो रहा है, जल्दी गर्म होने के कारण इसके ऊपर का हवा गर्म हो रहा है। इसके ऊपर का जो हवा गर्म हो रहा है वो गर्म होके कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जो जगह खाली हो रहा है, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर आती है। ऐसा हम देखने को पाते हैं दिन में। अब रात के समय क्या होगा? रात के समय इसका उल्टा होगा। यानी दिन के समय जो हवा है, हवा का प्रवाह है, वो समुद्र से स्थल की ओर है, जबकि रात में इसका प्रवाह उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी रात के समय हवा का प्रवाह स्थल से समुद्र की ओर होगा। क्यों होगा? इसका अपोजिट आप सोच सकते हैं। ये जल्दी गर्म हुआ है तो जल्दी ठंडा भी होगा, जल्दी ठंडा होगा। ये देर से गर्म हुआ है तो देर में ठंडा होगा। यानी रात के समय ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। रात के समय स्थल की अपेक्षा पानी देर तक गर्म रहता है। यानी रात के समय पानी गर्म है तो इसके संपर्क में जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो गर्म होगा। और जब वो गर्म होगा तो यहां से वो ऊपर जाएगा। जैसा कि हवा जब गर्म होता है तो वो ऊपर जाता है। तो जब ये गर्म हुआ, यहाँ का हवा गर्म है, रात के समय वो ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ हवा जो जगह छोड़ के जाएगा, जो स्थान छोड़ के जाएगा, उस स्थान को भरने के लिए हवा स्थल से समुद्र की ओर चलेगा। कब? रात में। प्राकृतिक संवहन का यह एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं व्यापारिक पवनों को। व्यापारिक पवनों का ले सकते हैं। ये व्यापारिक पवने क्या है, आइए देख लेते हैं। व्यापारिक जो पवन है, व्यापारिक पवनों का बहना प्राकृतिक संवहन का एक दूसरा प्यारा उदाहरण है। यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी और यह है विषुवत रेखा। ये विषुवत वृत्त रेखा है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन कर रही है, घूम रही है। विषुवत वृत्त
रेखा के ये ऊपर का जो अर्धभाग है इसे हम लोग उत्तरी भाग और इसे हम लोग दक्षिणी भाग कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग, यह है विषुवत रेखा। हम जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है सबसे अधिक यही आपतित होता है, इसी भाग पर आपतित होता है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि पृथ्वी का ये भाग सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी गर्म होता है। यानी यहां जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो पृथ्वी के संपर्क में है, ये सबसे पहले गर्म होगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा। और जब ये सबसे ज्यादा गर्म होगा तो ये जगह, ये हवा ऊपर उठेगा। जब ये हवा ऊपर उठेगा तो इसके अगल बगल की हवा, जो रिक्त स्थान यहां बन रहा है, इन हवा को ऊपर जाने के कारण यहां की हवाएं इस स्थान को लेने के लिए विषुवत रेखा की ओर इस प्रकार आना चाहेंगी, आती भी हैं। यानी इस क्षेत्र की हवाएं, इस क्षेत्र की हवाएं, यानी 30 डिग्री, यहां से अगर देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस एरिया की हवा, इस क्षेत्र की हवाएं विषुवत रेखा की ओर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, सबसे जल्दी गर्म हो रहा है। तो ये जब गर्म होता है तो यहाँ का हवा ऊपर चला जाता है। तो जब हवा यहाँ का ऊपर गया तो ये स्थान, नीचे का स्थान रिक्त रह जाता है, खाली हो जाता है। उन खाली स्थानों को भरने के लिए हवाएं बगल से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये पृथ्वी घूर्णन कर रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। तो जब ये घूमता है, इसके घूमने के कारण ये हवा की जो दिशा है इस प्रकार ना होकर के कुछ इस प्रकार हो जाता है। होना ऐसे चाहिए था, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो ये हवाएं इस दिशा में बहती, लेकिन घूर्णन के कारण इन हवाओं का दिशा ये हो जाता है, कुछ इस प्रकार हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में ऐसा हो जाता है। इन हवाओं को ही हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। ये वर्ष भर बहती हैं। क्यों बहती हैं? प्राकृतिक संवहन के कारण। तो ये हमने अभी तक देखा संवहन को। हमने देखा कि संवहन में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, पार्टिकल के कणों के अपना जगह छोड़ने के कारण होता है। उष्मा स्थानांतरण की जो तीसरी विधि है, जिसे हम लोग विकिरण कहते हैं, रेडिएशन, विकिरण, रेडिएशन, ये क्या है आइए देखते हैं। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जब उष्मा बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जब उष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। जैसे ये है हमारी पृथ्वी। हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर कुछ ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये है वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर ये जो स्थान है, ये यहाँ कोई माध्यम नहीं है, जिसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। ये है आपका सूर्य। हम जानते हैं सूर्य से जो प्रकाश है वो पृथ्वी तल पर आपतित होता है। तो जब ये जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, यहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश
यहां से यहां तक जिस विधि द्वारा आपतित हो रहा है उसे हम बोलते हैं विकिरण। यानी विकिरण उष्मा संचरण की, उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहलाता है। यानी विकिरण के लिए माध्यम का होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यानी उष्मा संचरण, उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, विकिरण कहलाता है, विकिरण कहलाता है। विकिरण कहलाता है। अगला टॉपिक हम समझते हैं उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर ये क्या है, आइए देखते हैं। उत्सर्जन क्षमता क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक ताप पर विकिरण उत्सर्जित करती है, उष्मा उत्सर्जित करती है। कोई भी पदार्थ कितना उष्मा उत्सर्जित करती है, जैसे हम दो प्लेट ले रहे हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ये प्लेट आपका लोहा है, यानी पहला प्लेट लोहे का है, दूसरा प्लेट कुछ और ले लेते हैं, लोहे के अतिरिक्त लकड़ी ले लेते हैं। यानी ये जो प्लेट लोहे का है, ये प्लेट जो है वो लकड़ी है, कुछ और भी ले सकते हैं। दोनों को हम समान ताप पे रखते हैं। चलिए ले लेते हैं, दोनों समान ताप पर है, दोनों का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे कि दोनों का ताप समान है, लेकिन लोहे से उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन अधिक है लकड़ी की अपेक्षा। जबकि दोनों का ताप समान है, दोनों का एरिया समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। यानी लोहा अधिक रेडिएशन विकिरित कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी उत्सर्जन क्षमता ज्यादा है। उत्सर्जन क्षमता को हम ई से इंडिकेट करते हैं। कोई पदार्थ किसी पदार्थ से जब विकिरण उत्सर्जित होता है तो विकिरण में एनर्जी होती है, जिसे हम लोग विकिरण ऊर्जा कहते हैं। वो विकिरण ऊर्जा क्यू उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझे। यह है एक गिलास और यह है एक प्लेट। दोनों में हम चाय डालते हैं, गिलास में भी और इस प्लेट में भी। दोनों में चाय हम साथ साथ डालते हैं, लेकिन हम देखते क्या है कि इस प्लेट में डाला गया चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि गिलास में रखी चाय इसकी अपेक्षा देर में ठंडी होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसने अधिक विकिरण एनर्जी का उत्सर्जन किया, इसने कम किया। भाई ये ठंडा हो गया है ना, ठंडा होने का मतलब इसमें हीट अधिक उत्सर्जित किया इसकी अपेक्षा। तो इसने हीट, उष्मा अधिक क्यों उत्सर्जित किया? इसने उष्मा, हीट इसलिए अधिक उत्सर्जित किया क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है इसकी अपेक्षा। यानी उत्सर्जन में
उत्सर्जित जो एनर्जी है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनकर्मानुपाती होता है। इस प्रयोग में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है कि उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा समय के अनकर्मानुपाती होता है। यानी कम समय में कम विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगा, अधिक समय में अधिक। अगर इन दोनों बातों को हम एक साथ मिला के कहें तो हम लिख सकते हैं Q अनकर्मानुपाती AT, या इसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर एक नियतांक आएगा EAT। ये जो अनकर्मानुपाती नियतांक है E, इसी को हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। यानी यहां से उत्सर्जन क्षमता E बराबर हम लिख सकते हैं Q/AT। E है उत्सर्जन क्षमता, Q है उत्सर्जित ऊर्जा, A है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे उत्सर्जन हो रहा है विकिरण का, T क्या है समय। यहीं पर यदि हम A यानी क्षेत्रफल को 1 मान लें और समय को भी 1 मान लें, यानी समय को 1 सेकेंड मान लें और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मान लें, उस स्थिति में E बराबर Q। उस स्थिति में E बराबर Q, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा ही उसकी उत्सर्जन क्षमता होती है। तो ये रहा हमारा उत्सर्जन क्षमता। ये जो E है, ये E जो एक नियतांक है जिसे हम उस वस्तु का उत्सर्जन क्षमता कह रहे हैं, ये उस वस्तु के पदार्थ पर निर्भर होता है। जैसा कि इससे पहले एग्जांपल में हमने दिखाया कि समान क्षेत्रफल का 2 वस्तु हमने लिया था, एक लोहे का दूसरा लकड़ी का, तो दोनों का मटेरियल अलग अलग है ना, एक धातु है दूसरा धातु नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो धातु है उसके लिए E का मान अधिक है, उसकी उत्सर्जन क्षमता अधिक है, यानी लोहे की उत्सर्जन क्षमता अधिक है लकड़ी की अपेक्षा। उत्सर्जन क्षमता के बाद हमारा अगला टॉपिक है अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता एब्जॉर्प्टिव पावर, ये क्या है? चलिए मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम कुछ रेडिएशन आपतित कर रहे हैं, कुछ विकिरण गिरा रहे हैं। कितना विकिरण गिरा रहे हैं? चलिए मान लेते हैं 100 गिरा रहे हैं। ये कोई वस्तु है, इस पर हम रेडिएशन विकिरण आपतित कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं 100 गिरा रहे हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है इन 100 रेडिएशन में से 70 रेडिएशन अवशोषित कर लिया, 70 को अवशोषित कर लिया और 30 को वापस कर दिया, परावर्तित कर दिया। यानी ये वस्तु 100 में से 70 विकिरण को अवशोषित कर लिया। इसी को हम कहते हैं अवशोषण क्षमता। यानी अवशोषण क्षमता जिसे हम A से इंडिकेट करेंगे, A बराबर हम लिखेंगे, इसके लिए अवशोषण क्षमता कितना है? 100 में 70। इसका मतलब 100 अगर आपतित हो रहा है तो 70 अवशोषित करेगा। इसे ही हम कहते हैं इस वस्तु की अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70% या A का वैल्यू 0.7। अगर हम इसे ध्यान से देखें
तो हमें ये पता चलता है कि ए का जो वैल्यू होगा वो कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक 1 होगा। कम से कम 0 क्या, 0 कब होगा? 0 तब होगा जब इसके ऊपर आपतित विकिरण में से ये सारे विकिरण को वापस कर दे, किसी रेडिएशन को अवशोषित ना करे। उस स्थिति में वस्तु के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसके ऊपर जितना आपतित हुआ वो सब अवशोषित कर ले। उस स्थिति में ए का वैल्यू हम निकालेंगे, 100 आपतित हो रहा है, सभी को वो अवशोषित कर ले रहा है। ऐसी स्थिति में ए का मान 1 होगा। यानी अवशोषण क्षमता है क्या? अवशोषण क्षमता एक रेशियो है। किसमें एक रेशियो है, अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा। यानी अवशोषण क्षमता का अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये रहा हमारा अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता का मान 0 और 1 के मध्य में होता है। कृष्णिका क्या है? कृष्णिका ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी का आशय ऐसे वस्तु से है, ऐसे पदार्थ से है जिसके लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 होता है। ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू 1 होता है। ए का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर ये अपने ऊपर आपतित समस्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यानी चलिए मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये ब्लैक बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हम जितना रेडिएशन डालेंगे ये सबको अवशोषित कर लेगा। तो वो वस्तु जो अपने ऊपर आपतित समस्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ब्लैक बॉडी कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। इसके लिए ए का वैल्यू 1 होता है। हम इसे ए लैम्डा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ए लैम्डा का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, जानते हैं कि ये जो रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों, भिन्न भिन्न वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। यानी ये एक भिन्न भिन्न वेवलेंथ का एक रेंज होता है, भिन्न भिन्न रेडिएशन का एक भिन्न भिन्न वेवलेंथ का एक रेंज होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये है किसी भी उत्सर्जित होने वाली, यहां से लेके यहां तक ये उत्सर्जित होने वाला विकिरण है, जिसे हम उनके वेवलेंथ के आधार पे हम एक क्रम से व्यवस्थित कर रहे हैं। यानी ये सब क्या है? ये सब है रेडिएशन। अलग अलग हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनका वेवलेंथ अलग अलग है। चलिए मान लेते हैं इसका वेवलेंथ x है, इसका वेवलेंथ y है और इसका वेवलेंथ z है। यानी इस रेंज में जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य x है। इस रेंज में जो रेडिएशन है उनका वेवलेंथ y है और इस
रेंज में जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ z है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेडिएशन में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ है z। तो इस रेडिएशन को जब हम इंडिकेट करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे a लैम्डा इक्वल टू 1। यानी ये क्या दर्शाता है, ये जो है लैम्डा x y z जो भी लिखा हो, ये दर्शाता है कि ये जो भी है, चाहे उत्सर्जित क्षमता हो चाहे अवशोषित क्षमता हो, जो भी हो, ये इस रेंज के तरंग दैर्ध्य के लिए है। यानी ब्लैक बॉडी के अलावा एक हम दूसरी वस्तु लेते हैं, एक दूसरा वस्तु ले लिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका है A, एक दूसरी वस्तु है B, एक दूसरी वस्तु है B। वस्तु A के लिए AX इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर जब ये रेडिएशन, वो रेडिएशन जिसका वेवलेंथ क्या है x, जब ये आपतित होगा तो ये समस्त रेडिएशन को अवशोषित कर लेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इस पर हम इस रेडिएशन को और इस रेडिएशन को आपतित करें तो ये सारे रेडिएशन को अवशोषित नहीं करेगा। तो अगर किसी विशेष संकेत के साथ लैम्डा लगा हो तो इसका यही मतलब होता है, इसका यही मीनिंग होता है। ये रहा हमारा कृष्णिका ब्लैक बॉडी। वास्तव में कोई भी बॉडी आदर्श कृष्णिका नहीं होती है, फिर भी हम कुछ वस्तुओं को ब्लैक बॉडी मान लेते हैं, जैसे काजल। काजल के ऊपर, काजल के लिए A का वैल्यू 0.96 होता है, या इसी को भी सकते हैं 96% के आसपास होता है। यानी काजल के ऊपर अगर हम 100 रेडिएशन आपतित करें तो उनमें से 96 रेडिएशन को वो अवशोषित कर लेता है। ब्लैक बॉडी पर जो रेडिएशन हम डालते हैं, अगर आदर्श ब्लैक बॉडी है तो वो वहां वेवलेंथ भी मायने नहीं रखता। चाहे जिस वेवलेंथ का रेडिएशन आप उस पर डालोगे, चाहे जितना डालोगे, वो उसको अवशोषित कर लेता है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक बॉडी का कलर कैसा होता है। ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका का रंग कैसा होता है। बच्चे इसके नाम पे जाते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक ही हो ये कोई जरूरी नहीं होता। यानी कृष्णिका ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है यानी किसी भी वस्तु का जो कलर है वो डिपेंड करता है उस रेडिएशन के कलर पर, जिस रेडिएशन को या तो वो उत्सर्जित करता है या तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। आइए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे एक शर्ट है, इसका रंग है लाल। तो अगर शर्ट है तो जाहिर सी बात है ये उत्सर्जन तो करेगा नहीं, परावर्तन कर सकता है। यानी ये लाल शर्ट, लाल हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये लाल रंग के रेडिएशन को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। तो जो ब्लैक बॉडी है
उसका कलर ब्लैक ही हो ये जरूरी नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्लैक बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है तो उसके नाम के आगे ब्लैक वर्ड क्यों लगा है? तो इसका उत्तर अभी ये है, हालांकि इस पे काफी रिसर्च चल रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका उत्तर ये है कि जो ब्लैक बॉडी, जो कृष्णिका है, उसका जो गुण है वो ब्लैक, अभी तक ब्लैक वस्तुओं में ज्यादा पाई जाती है। यानी ब्लैक वस्तुएं उस प्रॉपर्टी के अधिक करीब हैं जो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका में पाई जाती है। इसलिए अधिकांश लोग ये मान बैठते हैं कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आइए हम समझ लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम यह है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर अच्छा उत्सर्जक है तो अच्छा अवशोषक भी है। यानी किरचॉफ के नियम को हम लिख सकते हैं ई अनुक्रमणपाती ए, जहां ई है इमिसिव पावर और ये है एब्जॉर्प्टिव पावर। यानी उत्सर्जन क्षमता अनुक्रमणपाती होता है अवशोषण क्षमता के, किसके? उस वस्तु के लिए। यानी कोई वस्तु है, अगर उसके लिए ई अच्छा है तो उसके लिए ए भी अच्छा होगा। यानी किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अच्छी है, इसका मतलब उसका अवशोषण क्षमता भी अच्छा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बाई ए इक्वल टू नियतांक। भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए हम इसे लिख सकते हैं E1 बटे ए, A1 इक्वल टू E2 बटे A2 बराबर E3 बाई A3 डॉट 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 लिखा जा सकता है। यही है किरचॉफ का नियम। इसको आसान अर्थों में समझें तो अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। चलिए मान लेते हैं दो वस्तुओं के लिए अगर हम यही नियम लिखें, दो वस्तुओं के लिए, चलिए मान लेते हैं वस्तु ए वस्तु बी। इस वस्तु के लिए हम लिख रहे हैं ई ए बाई ए या 1 यूज कर ले। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु के लिए E1 बटे A1 वही होगा जो इसके लिए होगा, यानी E2 बाई A2। चलिए मान लेते हैं ये जो दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु ब्लैक बॉडी है। तो अगर ये दूसरी वस्तु ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए A2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उस दशा में इसे हम लिख सकते हैं E1 बाई A1 बराबर E2, या इसी को हम लिख सकते हैं E बाई ए इक्वल टू E ब्लैक बॉडी। ये E किसका है? ब्लैक बॉडी का है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर E लैम्डा। लेकिन ये जो E लैम्डा लिखा जा रहा है ये किसके लिए है? ब्लैक बॉडी के लिए है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया ऊष्मा स्थानांतरण की दो विधियां, संवहन और विकिरण।